नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का वाईसीटी बुक्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आजकल हम लोग एसएससी जेईई का प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो पिछले दिन हम लोगों ने 190 तक किया था, ठीक है। तो आज बाकी 10 क्वेश्चन करते हैं जो कि 191 से 200 तक है, ठीक है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए, ए मैग्नेटिक सर्किट is applied with current that changes at the rate of 5 एम्पियर पर सेकेंड। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट जो हम लोग डी आई डी टी इससे जानते हैं, डी आई डी टी ये है आपका 5 एम्पियर पर सेकेंड, ठीक है। वो हम लोग मैग्नेटिक सर्किट पे अप्लाई कर रहे हैं। अब देखिए, द सर्किट हैज़ ए इंडक्टेंस ऑफ 2 हेनरी, मतलब एल का वैल्यू है आपका 2 हेनरी, ठीक है। चलिए, देन द सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, मतलब आप लोगों को इंड्यूस्ड ईएमएफ ई का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग ई, एल और डी आई डी टी तीनों से हम लोग एक फार्मूला याद रहा है आप लोगों को, लेंज लॉ। हाँ, लेंज लॉ और आपका फैराडेज लॉ दोनों को मिला के जो इसका लॉ बनता है, ठीक है, वो होता है आपका ई इज इक्वल्स टू माइनस एल डी आई डी टी, ठीक है। तो यहीं से हम लोग का ई का वैल्यू निकलेगा, मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू निकल आएगा, ठीक है। चलिए देखते कैलकुलेशन करके। तो ठीक है, और एल का वैल्यू 2 हेनरी दिया हुआ है और डी आई डी टी हम लोग का 5 है, 5 एम्पियर पर सेकेंड, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट तो -2 × 5 -10 वोल्ट हो जाएगा आप लोगों का सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है। याद रखिएगा ये फार्मूला, ठीक है, इज इक्वल्स टू माइनस एल डी आई डी टी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, व्हाट वुड द टोटल लॉस ऑफ ए 2 kVA ट्रांसफार्मर, ठीक है। टोटल लॉस आपका 2 kVA ट्रांसफार्मर का देखना है, कोरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एफिशिएंसी बी प्रोवाइडेड दैट ट्रांसफार्मर हैज़ आयरन लॉस दिया हुआ है और फुल लोड कॉपर लॉस दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि आपका मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर इसका कंडीशन क्या होता है, जब आपका आयरन लॉस इक्वल्स टू कॉपर लॉस होता है, ठीक है। पी आई इक्वल्स टू पी सी यू, आई मतलब आयरन लॉस और सी मतलब कॉपर लॉस, ये होता है आपका कंडीशन, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे आयरन लॉस फिक्स होता है, ठीक है। आयरन लॉस आपका सप्लाई वोल्टेज पे डिपेंड करता है, ठीक है, और सप्लाई वोल्टेज हमेशा फिक्स होता है, ठीक है, इसलिए आयरन लॉस भी फिक्स होता है, ठीक है। तो आयरन लॉस यहाँ पे कितना दिया हुआ है 150 वाट, ठीक है। तो आयरन लॉस इक्वल टू कॉपर लॉस होगा, मतलब 150 और आयरन लॉस होगा तो आपका कॉपर लॉस भी 150 होना चाहिए, तभी आपका आयरन लॉस कॉपर लॉस के समान होगा, ठीक है। अगर दोनों, अब देखिए, दोनों समान होगा तो आपका क्या चाहिए, व्हाट टू द टोटल लॉस। तो टोटल लॉस क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। टोटल लॉस आपका होगा 150 प्लस 150, मतलब दोनों का एडिशन कर देंगे तो आपका टोटल लॉस निकल आएगा, क्योंकि देखिए आपका 150 है कॉपर लॉस और 150 आयरन लॉस, दोनों लॉस मिला के ना टोटल लॉस होगा, तो इसलिए 150 प्लस 150 तो हो जाएगा आपका 300 वॉट, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है। तो समझ गया आप लोग। देखिए फिर से बोल रहा हूँ मैं, आपका मैक्सिमम एफिशिएंसी का कंडीशन होता है आपका आयरन लॉस इक्वल्स टू कॉपर लॉस, ठीक है। आयरन लॉस आपका हमेशा फिक्स होता है, कोई भी आपका मशीन हो, ठीक है, कोई भी मशीन हो आपका आयरन लॉस हमेशा फिक्स होता है, क्योंकि उसका सप्लाई वोल्टेज फिक्स होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ट्रांसफार्मर एक मशीन है, ठीक है, इसको स्टैटिक मशीन कहा जाता है, ठीक है, स्टैटिक इलेक्ट्रिकल मशीन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, यहाँ पे होगा आपका, देखिए आपका कॉपर लॉस, सॉरी आयरन लॉस 150 इक्वल्स टू कॉपर लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो आयरन लॉस इक्वल टू कॉपर लॉस तभी होगा जब 150 दोनों सेम होगा, ठीक है, और दोनों लॉस मिला के आपका टोटल लॉस होता है, ठीक है। तो 150 प्लस 150 इक्वल टू 300 वाट, ठीक है। समझ गए आप लोग। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या है, देखिए
इज इट पॉसिबल टू हैव करेंट इन ए ट्रांसमिशन लाइन अंडर नो लोड, मतलब नो लोड पे आपका ट्रांसमिशन लाइन में करंट होना पॉसिबल है क्या, हाँ या ना, यही पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात, आपका नो लोड पे आप किसी किसी को लगता होगा नो लोड पे कैसे करंट होगा, लेकिन नो लोड पे भी करंट होता है। ठीक है, जिसको आप लोग फेरेंटी इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, फेरेंटी इफेक्ट इसी कारण से होता है, नो लोड के कारण ही होता है। नो लोड पे आपका करंट फ्लो होता है, इसलिए आपका वहाँ पे होता है। और ये करंट फ्लो कैसे होता है, आपका जो लोड साइड होता है, ठीक है, रिसीविंग साइड व लोड साइड जिसको कहते हैं, उस साइड में आपका होता है एक ग्राउंड के साथ आपका एक कैपेसिटेंस बनता है। ठीक है, ठीक है, ये आपका ग्राउंड के साथ कैपेसिटेंस, यही कैपेसिटेंस आपका करंट फ्लो करता है। ठीक है, या मानिए आपका यहाँ पर सप्लाई है, आपका जनरेटर है। ठीक है, यहाँ से आपका करंट फ्लो होता है, और यहाँ पे आपका मानिए ये ओपन सर्किट है। ठीक है, यहाँ पे आपका लोड कनेक्ट होना चाहिए इस साइड में, लेकिन बीच में आपका लोड एंड है, ये टोटल आपका लोड एंड है। ठीक है, लोड एंड में आपका एक ग्राउंड कैपेसिटेंस होता है। ठीक है, जिसको हम लोग लीकेज कैपेसिटेंस कहते हैं, वही कैपेसिटेंस आपका करंट खींचता है। ठीक है, इसी कैपेसिटेंस के कारण हम लोगों का नो लोड पे भी करंट फ्लो होता है, और इस कैपेसिटेंस के कारण भी हम लोगों का ये जो आपका रिसीविंग एंड वोल्टेज होता है, ठीक है, ये आपका सप्लाई एंड वोल्टेज से ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, इसको हम लोग फेरेंटी इफेक्ट भी कहते हैं। ठीक है हम लोग, चलिए यहाँ पर क्वेश्चन आंसर कौन सा होगा, यस, बिकॉज ऑफ कैपेसिटेंस इफेक्ट। ठीक है, और प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट आप लोग जानते हैं, दो कंडक्टर बाजू में होता है, दो कंडक्टर बाजू में जब करंट फ्लो होता है तो दोनों का इधर साइड में और इसका इधर साइड में करंट बाहर की तरफ फ्लो होने लगता है। ठीक है, ये होता है आपका प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। ठीक है, कोरोना इफेक्ट तो आप लोग जानते ही हैं। आप लोग ज़्यादा देखिए, कोरोना इफेक्ट होता है क्या है, कंडक्टर के साइड में, ठीक है, जो एयर रहता है तो वोल्टेज ब्रेक डाउन हो जाता है एयर का। ठीक है, एयर का जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है वो ब्रेक डाउन होने के कारण वहाँ पे आपका फ्लैश दिखाई देता है। ठीक है, क्रिटिकल विजुअल वोल्टेज जिसको कहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो दिखाई देता है, और जो आवाज़ होता है उसका क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज होता है। तो इसी इसका कारण होता है आपका एयर का ब्रेक स्ट्रेन जो होता है, डायलेक्ट्रिक स्ट्रेन होता है एयर का, वो ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, और इसी को हम लोग कोरोना इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, और चौथा जो है आपका स्किन इफेक्ट। स्किन इफेक्ट आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया था। स्किन इफेक्ट यही होता है कि आपका बीच वाला जो, मतलब कोई भी कंडक्टर स्टैंडर्ड कंडक्टर हो, ऐसे होता है स्टैंडर्ड कंडक्टर, हम लोग पहले के लेक्चर में बताया था मैंने, आप लोग जो नहीं देखे हैं वो ज़रूर देखिएगा, कि जो बीच वाला जो कंडक्टर है यहाँ पे फ्लक्स लिंकेज होता है बाकी कंडक्टर के जरिए। ठीक है, ऐसे ऐसे फ्लक्स लिंकेज के कारण होता है कि आपका बीच का वाला कंडक्टर में आपका इंडक्टेंस जो है वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। इंडक्टेंस इंक्रीज होने के कारण आपका फ्लक्स लिंकेज बढ़ता है। ठीक है, और करंट कम हो जाता है बीच में। करंट कम होने की वजह से आपका जो करंट है वो आपका कंडक्टर की स्किन, मतलब बाहरी की ओर फेंक देता है करंट को। ठीक है, मतलब ठीक है, वो आपका स्किन साइड में आपको करंट ज़्यादा फ्लो होने लगता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग स्किन इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, मतलब ज़्यादा फ्लो फ्लो नहीं कर बोलेंगे, मतलब जो कभी करंट है वो आपका बीच में से स्किन की तरफ बढ़ने लगता है। ठीक है, मतलब बीच मिडिल में करंट बहुत कम फ्लो होता है, जितना फ्लो होना चाहिए था उसके बजाय बहुत ज़्यादा कम फ्लो होने लगता है, सिर्फ आपका ये फ्लक्स लिंकेज और इंडक्टेंस की वजह से। ठीक है, और साइड में जो होता है कंडक्टर का जो स्किन, मतलब बाहरी सरफेस पे, वहाँ पर ज़्यादा करंट फ्लो होने लगता है। ठीक है, जो नॉर्मल करंट फ्लो होता है वही फ्लो होने लगता है। ठीक है, उसी को हम लोग स्किन इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, समझ गए आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लॉसेस इज टुगेदर कॉल्ड आयरन लॉस। आयरन लॉस हम लोग यहाँ पे क्या है, तो देखिए एडी करंट और हिस्टेरेसिस लॉस। ठीक है, यही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, एडी करंट और हिस्टेरेसिस लॉस। ठीक है, दोनों आपका, मैंने बोला था कि आयरन लॉस हमेशा सप्लाई वोल्टेज पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो एडी करंट लॉस और हिस्टेरेसिस लॉस दोनों आपका सप्लाई वोल्टेज पर डिपेंड करेगा। ठीक है, और एडी करंट लॉस फ्रिक्शन लॉस, फ्रिक्शन लॉस नहीं होता है आयरन लॉस। ये आपका मोटर घूमने के कारण जो बॉल बेरिंग में जो फ्रिक्शन होता है
उस फ्रिक्शन के कारण जो लॉस होता है वही होता है। ये आपका सप्लाई वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता, ये आपका स्पीड पे डिपेंड करता है, ठीक है। वोल्ट उसके बाद हिस्टैरिसीस लॉस, कॉपर लॉस आपका लोड करंट के ऊपर डिपेंड करता है, ये भी नहीं होगा। और हिस्टैरिसीस लॉस, फ्रिक्शनल लॉस आपको बोल ही दिया मैंने, फ्रिक्शनल लॉस होता है वही बॉल बेयरिंग वाला फ्रिक्शन लॉस, ठीक है। ये तीनों नहीं होगा, ठीक है, आंसर ये करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये ये आपका फार्मूला है, मैंने लास्ट डे बताया था आप लोगों को, दोनों का फार्मूला एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। आप लोग जिन्होंने पहले वाला लेक्चर्स नहीं देखे आप लोग ज़रूर देखिए, ठीक है। वो सब लेक्चर देखिए, बहुत कुछ समझाया है एक्स्ट्रा वहाँ पे, आप लोग ज़रूर देखिए वो वीडियो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड यूजिंग ए सेंट्रीफ्यूगल स्विच इन ए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है। तो हम लोग पहले वाले लेक्चर में ये भी देखा था कि एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर उसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, ठीक है। तो फिर चलिए एक बार फिर आज दिखा देते हैं कैसा होता है उसका कंस्ट्रक्शन। देखिए यहाँ पर सप्लाई है, ठीक है, इसको थोड़ा नीचे बना देता हूँ मैं। देखिए यहाँ पर सप्लाई है, यहाँ पर आपका सेंट्रीफ्यूगल स्विच है, ठीक है। यहाँ पर आपका वाइंडिंग है, यहाँ पर कैपेसिटर लगा हुआ है, स्टार्टिंग कैपेसिटर जिसको बोलते हैं। यहाँ पर आपका मेन वाइंडिंग है, ठीक है, और ये आपका करंट हो गया से, और बीच में जो होता है आपका रोटर, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या क्या चीज़ है। देखिए ये आपका सेंट्रीफ्यूगल स्विच, सी है सेंट्रीफ्यूगल स्विच, ये हो गया आपका स्टार्टिंग वाइंडिंग, ठीक है, स्टार्टिंग वाइंडिंग। ये आपका कैपेसिटर सी, ठीक है, ये हो गया आपका रनिंग वाइंडिंग, ठीक है, और ये आपका रोटर। तो यहाँ पर देखिए ये जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है आपका, ये हम लोग क्या करते हैं, जब मोटर को स्टार्ट होने के बाद स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाने के लिए हम लोग ये वाला ब्रांच को एक्स्ट्रा लगाए हैं, स्टार्टिंग ब्रांच जो होता है स्टार्टिंग वाइंडिंग, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये आपका जब मोटर आपका 70% का स्पीड पकड़ लेता है, ठीक है, स्टार्ट होने के बाद लगभग 70% आपका रेटेड स्पीड पकड़ लेता है, उस टाइम ये स्विच को हम लोग खोलते हैं, मतलब ऑटोमेटिकली ये खुल जाता है, ठीक है। इसी ठीक है, तो वो आपका स्टार्टिंग वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट कर देता है, ठीक है। तो हम लोग कंस्ट्रक्शन समझ गए कैसे काम करता है सेंट्रीफ्यूगल स्विच। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है क्वेश्चन में कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड सेंट्रीफ्यूगल स्विच यूज इन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है। टू प्रोटेक्ट द मोटर फ्रॉम ओवरलोडिंग, नहीं। टू इम्प्रूव द स्टार्टिंग परफॉर्मेंस ऑफ द मोटर, नहीं। टू कट ऑफ द स्टार्टिंग वार्निंग एट द अप्रोप्रिएट इंस्टेंट, एकदम करेक्ट है। मैंने बोला था अप्रोप्रिएट इंस्टेंट मतलब वही आपका 70% स्पीड पकड़ लेना, यही आपका अप्रोप्रिएट इंस्टेंट होता है, ठीक है। जब 70% स्पीड पकड़ लेगा तो आप लोग का स्टार्टिंग वाइंडिंग को कट ऑफ कर देगा, यही सेंट्रीफ्यूगल स्विच, ठीक है। इसी कारण से हम लोग इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। और लास्ट वाला क्या है ऑप्शन, टू कट द कैपेसिटर ड्यूरिंग रनिंग कंडीशन, नहीं। ये मतलब ठीक है एक तरह से, लेकिन करेक्ट नहीं है, क्योंकि अप्रोप्रिएट इंस्टेंट वर्ड जो है ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है, ठीक है। कभी भी अगर कट कर दोगे तो ऐसे नहीं चलेगा आपका रनिंग कंडीशन में, बस 70% स्पीड के आसपास ही इसको डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए द थेवेनिन्स रेजिस्टेंस एज सीन थ्रू द टर्मिनल ए बी के तरफ से हम लोग को देखना पड़ेगा थेवेनिन रेजिस्टेंस क्या है इसका, ठीक है। चलिए कैलकुलेट करके देखते हैं क्या है। देखिए हम लोग थेवेनिन्स रेजिस्टेंस का नियम क्या जानते हैं, ये आप लोगों का सर्किट में आप लोग का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है लोड साइड से, लोड को डिस्कनेक्ट करने के बाद, मतलब लोड को हम लोग इसको ओपन कर देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर ओपन कर दिया गया है, यहाँ पर लोड को हटा दिया गया है, ठीक है। और दूसरा क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स दोनों को उसका इंटरनल इम्पीडेंस से रिप्लेस कर देंगे। अब इंटरनल इम्पीडेंस क्या होता है आपका,
वोल्टेज सोर्स का इंटरनल इम्पीडेंस होता है आपका 0, करंट सोर्स का इंटरनल इम्पीडेंस होता है आपका इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट मतलब हम लोग ओपन सर्किट मानते हैं, ठीक है। ओपन सर्किट का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है और शॉर्ट सर्किट का रेजिस्टेंस आपका 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या देखिए क्या है, यहाँ पर वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स कौन सा है, देखिए करंट सोर्स तो दिख नहीं रहा है, यहाँ पर दो वोल्टेज सोर्स है, एक ये और एक ये। तो दोनों को हम लोग कर देंगे शॉर्ट, ठीक है। उसके इंटरनल इम्पीडेंस 0 है, इसीलिए देखिए हम लोग शॉर्ट कर दिए हैं यहाँ पे दोनों जगह में, ठीक है। यहाँ पे शॉर्ट कर दिए हैं। तो हम लोग का मॉडिफाइड सर्किट आ गया, ये हो गया आपका मॉडिफाइड सर्किट, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे आर इक्विवेलेंट, ठीक है। इस तरफ से देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो देखिए यहाँ से देखने से क्या मिलता है आपको, देखिए सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पे देखिए 4 और 2 दोनों सीरीज में है, दोनों को ऐड कर दीजिए, 6 ओम हो गया, ठीक है। अब 6 ओम पैरेलल में आ जाएगा, ठीक है। दोनों को हम लोग पैरेलल में लेंगे तो उसका इक्विवेलेंट कितना आएगा, 6 × 6 / 6 + 6। इसको कैलकुलेट करोगे तो अपना कितना आएगा, 6 6 36 और 6 6 12, तीन आ जाएगा यहाँ से आपका इक्विवेलेंट, ठीक है। वैसे भी आपका दोनों सेम वैल्यू का रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में हो उसका आधा हो जाता है उसका इक्विवेलेंट, ठीक है। तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। चलिए अगला पेज पे देखते हैं, आप लोग आसानी होगी समझने में। देखिए 3 आ गया, ठीक है, 3 और 3 सीरीज में आ गया, ठीक है। अब बचा 2 ओम और 6 ओम। अब देखिए 3 और 3 सीरीज में जब है तो हम लोग ऐड कर देते हैं सिंपली, तो हो जाएगा 6 ओम और यहाँ पर 6 ओम। तो 6 हम लोग, मैंने पहले बोला कि दो सेम वैल्यू का रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में रहे उसका इक्विवेलेंट उसका आधा हो जाता है, ठीक है। तो 6 का आधा कितना होगा, 3 ओम हो गया आपका इक्विवेलेंट, और बचा 2 ओम। 3 और 2 आप सीरीज में आ गया, ठीक है। तो कितना होगा इक्विवेलेंट आपका, 3 2 5 ओम। यही हो जाएगा आपका थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। समझ गए आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। देखिए क्या लिखा है, इफ द कॉपर लॉस ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर एट हाफ लोड इज 400 वाट। मतलब आपका लोड ट्रांसफॉर्मर जब हाफ लोड पे चल रहा है, ठीक है, रेटेड लोड से आधा, ठीक है, मतलब ट्रांसफॉर्मर जिस लोड पे चलना चाहिए मैक्सिमम, ठीक है, मतलब उसका आधा लोड पे वो चल रहा है, ठीक है। रेटेड लोड होता है आपका, उसका आधा लोड पे वो चल रहा है, मतलब 400 वाट पे चल रहा है, ठीक है। तो देन द कॉपर लॉस कोरिस्पोंडिंग टू फुल लोड के रिस्पेक्ट में आपका कॉपर लॉस निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हाफ लोड पे आपका कॉपर लॉस है 400। इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है आपका, PCU मतलब कॉपर लॉस, ठीक है। ये होता है आपका जो लोड होता है, लोड को कैसे लिखूँ मैं आपका, देखिए ये आपका लोड का स्क्वायर, ठीक है, जितना लोड रहेगा, और यहाँ पे हो जाएगा आपका PCU FL। यही होता है आपका फुल लोड कॉपर लॉस, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका लोड का वैल्यू होगा कि आपका लोड कितना है, ठीक है। और ये होगा आपका एक्स, PUCX, मतलब एक्स मतलब आपका जितना लोड चल रहा है उस लोड पे आपका कॉपर लॉस, ठीक है। चलिए देखिए कॉपर लॉस यहाँ पे हम लोग का FOCFL निकालना है। तो यही आपका ये वाला पूर्ण भार पर ताम्र हानि मतलब फुल लोड कॉपर लॉस, ठीक है। यहाँ पे वही दिया हुआ है, ठीक है, इंटू हाफ मतलब हम लोग का हाफ लोड पे चल रहा था मशीन, तो लोड की जगह हम लोग हाफ बिठा दिया, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। हाफ का स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर उठा दिया। और अर्ध भार पर हानि मतलब हाफ लोड पर हानि, हाफ लोड पर हानि हम लोग को दिया हुआ है 400 वाट, ठीक है। तो 400 बिठा दिया, इधर हाफ का स्क्वायर 1/4 हो गया, और पूर्ण भार का ताम्र हानि, पूर्ण भार मतलब फुल लोड कॉपर लॉस यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, 4 4 16, 1600 वाट हो जाएगा आप लोगों का फुल लोड कॉपर लॉस, ये वाला, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, जो लोग हिंदी से पढ़ते हैं उन लोग आप लोग यह ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जो इंग्लिश में पढ़ते हैं वो ऐसे ध्यान रखिएगा, PCU X मतलब जिस पे आप लोग का चल रहा है मशीन, ठीक है, वो इक्वल्स टू X स्क्वायर। जो स्लॉट पे आप लोग का मशीन चल रहा है उसको मैंने X पे हिसाब से लिखा,
और लास्ट में हो जाएगा यहाँ पे PCUFL, फुल लोड कॉपर लॉस। ठीक है, आपको कुछ भी निकालने दे सकता है। यहाँ पे आप लोग का PCUFL में फुल लोड कॉपर लॉस निकालने दिए, शायद अगली बार यहाँ पे PCUX निकालने दे दिया, आप लोग को ये वैल्यू दे देगा। आप लोग को बोल देगा मशीन 1/4 लोड पे चल रहा है, मशीन का फुल लोड कॉपर लॉस से 400, तो आप लोग बताइए आप लोग का 1/4 लोड पे आप लोग का मशीन का कॉपर लॉस कितना होगा। तो उस टाइम में देखिए, उस टाइम में क्या होगा, 400 मैंने बताया फुल लोड कॉपर लॉस इंटू 1/4 तो मशीन चल रहा है, 1/4 यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 400/16। ठीक है, ये हो जाएगा आपका इसका आंसर। ठीक है, आप लोग थोड़ा कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो भी आएगा वही हो जाएगा आपका उस लोड पे कॉपर लॉस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ए 200 वोल्ट मशीन, ए 200 वोल्ट डीसी मशीन हैज आर ए इक्वल्स टू 0.5 ओम। ठीक है, इट्स फुल लोड आई ए 20 एम्पियर। ठीक है, डिटरमाइन द इंड्यूस्ड ईएमएफ व्हेन द मशीन एक्ट्स एज अ मोटर। ठीक है, जब मोटर जैसे एक्ट कर रहा है उस टाइम आप लोगों को उसका इंड्यूस्ड ईएमएफ मतलब ई आप लोगों को निकालना है। ठीक है, आप लोगों के पास दिया हुआ है वी, आई ए और आर ए, तीनों का वैल्यू आप लोगों को दिया हुआ है। तो मोटर का इक्वेशन देखिए, हम लोग क्या जानते हैं, मोटर का इक्वेशन होता है ये वी इज इक्वल्स टू आई ए आर ए प्लस ई बी। तो आई ए का वैल्यू दिया हुआ था आपका 20 एम्पियर, आपका आर ए का वैल्यू दिया, आर ए हो गया आपका आर्मेचर रेजिस्टेंस, आर्मेचर रेजिस्टेंस आपका 0.5 है। ठीक है, आर्मेचर करंट है आपका 20 ओम, सॉरी 20 एम्पियर, और मोटर है, मोटर मतलब भी हो जाएगा आपका टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज हम लोग दे रहे हैं 200, आप लोगों को ई बी मतलब बैक ईएमएफ आपको निकालना है। ठीक है, तो देखिए आप लोग कैलकुलेशन करिए, तो कैलकुलेशन करने के बाद आएगा आप लोगों का 200 माइनस 10 190 वोल्ट हो जाएगा आपका ई बी मतलब ब्लैक ईएमएफ। तो आप लोग का आंसर कौन सा सही होगा, 190 मतलब ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एन ऑल्टरनेटर हैज 9 स्लॉट्स पर पोल। ठीक है, 9 स्लॉट्स पर पोल, ये हो जाएगा आप लोग का पोल पिच, पोल पिच भी कहते हैं इसको। ठीक है, पोल पिच, PITCH। ठीक है, इसको आप लोग पोल पिच भी कह सकते हैं। 9 स्लॉट्स पर पोल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पिच फैक्टर आप लोग को निकालने के लिए बोला है, इफ ईच कॉयल स्पैन्स 8 स्लॉट पिचेस। हाँ, कॉयल स्पैन 8 स्लॉट पिच मतलब, और यहाँ पर 9 स्लॉट के मतलब एक स्लॉट से वो आपका शॉर्ट पिच्ड है। ठीक है, शॉर्ट पिच है। ठीक है, तो यहाँ पर निकालने वाला आपका पिच फैक्टर, पिच फैक्टर का फॉर्मूला देखिए, आप लोग क्या जानते हैं, पिच फैक्टर का फॉर्मूला तो आपका ये कॉस बीटा बाई 2। अब यहाँ पे बीटा क्या होता है, बीटा हो जाता है आपका स्लॉट एंगल, SLOT, स्लॉट एंगल। ठीक है, अब स्लॉट एंगल हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे आपका 2-3 चीज़ बताता हूँ मैं। देखिए, देखिए यहाँ पे आपका होता है स्लॉट एंगल। ठीक है, तो मानिए आपका ये आपका नॉर्थ पोल है। ठीक है, ये आपका नॉर्थ पोल, इसके नीचे स्लॉट्स है, ऐसे करके स्लॉट है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर मानिए ये आपका 180 डिग्री है। ठीक है, टोटल आपका मशीन 360 होता है, तो 360 जो होता है, यहाँ पे आपको एक और कॉन्सेप्ट बताता हूँ, पहले वो समझ लीजिए। ये टोटल मशीन जो टोटल होता है आपका 360 डिग्री होता है। ठीक है, ठीक है, ये 360 जो होता है ये आपका मैकेनिकल डिग्री होता है, मैकेनिकल डिग्री। ठीक है, अब इस हम लोग का जो कैलकुलेशन होता है यहाँ पे, पोल पिच हो, वाइंडिंग पिच हो, वो आपका इलेक्ट्रिकल डिग्री में होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल डिग्री, तो इलेक्ट्रिकल डिग्री में हम लोग कैसे निकालेंगे, थीटा इलेक्ट्रिकल इक्वल्स टू P/2 थीटा ए मतलब थीटा मैकेनिकल। तो आपका थीटा मैकेनिकल
आपको ऐसे करके आप लोग का थीटा इलेक्ट्रिकल आपको निकलना पड़ेगा, ठीक है। पी होता है आपका पोल, नंबर ऑफ पोल्स, और थीटा एम एम होता है, तो यहाँ तक आपको थीटा इलेक्ट्रिकल आ जाएगा। तो मानिए यहाँ पे 360 डिग्री मैंने बताया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 2 पोल का मशीन है मानिए, ठीक है। 2 पोल का मशीन होगा तो 2/2 तो 360, मतलब आपका थीटा इलेक्ट्रिकल भी आपका 360 आएगा। अगर आपका 4 पोल का मशीन होता है तो 4/2 टू 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 हो जाएगा, तो आपका 36×2 = मतलब आपका ये हो जाएगा आपका 720 डिग्री इलेक्ट्रिकल, ठीक है। मतलब आपका 360 डिग्री मशीन हो और 4 पोल का मशीन हो, ठीक है। 4 पोल का मशीन किसका आपका, वो 720 डिग्री इलेक्ट्रिकल का मशीन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो मानिए आपका इसका, और हमेशा याद रखिएगा कि आपका जो मशीन होता है उसका कोई भी पोल के नीचे, कोई भी पोल हो, ठीक है, ठीक है। मानिए ये आपका 4 पोल का मशीन हो तो एक एक पोल का आपका 180 डिग्री होगा, ठीक है। हमेशा ये एकदम फिक्स है, 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल होगा, कोई भी पोल आपका नीचे हो, नॉर्थ पोल हो। अब इसी मोल मानिए अब इसी मशीन में आपका यहाँ पे साउथ पोल है, 4 पोल का मशीन है, मतलब नॉर्थ साउथ 4 पोल होगा, तो हर एक पोल के नीचे 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो मैंने अभी क्या बताया था, 4 पोल का मशीन था, 720 डिग्री इलेक्ट्रिकल का मशीन था वो, ठीक है। 4 पोल का मशीन मतलब 4 18 180 डिग्री इंटू 4, 4 18 72, ठीक है। 720 डिग्री इलेक्ट्रिकल, तो एक एक पोल के लिए कितना हुआ आपका 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल, ठीक है। ये आपका फिक्स है, चाहे वो 8 पोल का मशीन हो, 16 पोल का मशीन हो, 40 पोल का मशीन हो, ठीक है। एक एक पोल के नीचे हमेशा 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल ही होगा, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल होगा मतलब उस पोल के नीचे जितना स्लॉट्स है, ठीक है, वो आप क्या करोगे, उसको 180 डिग्री 180 डिग्री बाय नंबर ऑफ स्लॉट्स, मतलब n। एक मिनट रुकिए, आपका जितना स्लॉट्स नंबर है, ठीक है, मानिए इतना इतना सारा स्लॉट है यहाँ पे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 स्लॉट है, नंबर ऑफ स्लिक्स, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका फॉर्मूला होगा आपका 180 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्लॉट्स, ठीक है। इसी से आप लोग का एक एक स्लॉट का एंगल है जो आप लोग का होता है बीटा, ठीक है। यही होता है आपका नंबर ऑफ स्लॉट्स, ठीक है। तो यहाँ पर कितना स्लॉट है, 6 स्लॉट है, तो कितना का 180/6, तो आप लोग का स्लॉट एंगल आ जाएगा एक एक स्लॉट का 30 डिग्री, ठीक है। और वहाँ पे एक शॉर्ट पिच बोल रहा था, शॉर्ट पिच था मतलब यहाँ पे आप लोग का 6 स्लॉट है, आप लोग एक स्लॉट से आप लोग का शॉर्ट पिच मतलब ये स्लॉट आपका नहीं होगा, ठीक है। मतलब स्लॉट होगा लेकिन आपका जो वायर घूम के आएगा वहाँ यहीं से घूम के वापस आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। ओह सॉरी, मैंने यहाँ पे गलती कर दिया, ठीक है। आप लोग का स्लॉट यहाँ पे 6 नहीं होगा, देखिए ये मैंने गलती से इसको मान लिया था, 6 मतलब जो डीप है वो आप लोग का स्लॉट होगा, ठीक है। स्लॉट ये वाले होंगे, ये वाले आपके स्लॉट होंगे, ठीक है। ये वाले, ये सब आपके स्लॉट होंगे जो डीप दिख रहा है आपको, ठीक है, ठीक है। ऐसे करके 6 स्लॉट मान लीजिए आप लोग, ठीक है, 6 स्लॉट्स, और एक स्लॉट आप लोग का वायर, जब आपका वाइंडिंग जो होता है, वाइंडिंग हमेशा आपका टोटल जो अगर इस स्लॉट से घूम के मतलब दूसरा पोल होके इधर से आपका निकलेगा, ठीक है, तब उसको फुल प्लीट स्लॉट कहते हैं, ठीक है। और जब ये स्लॉट ऐसे नहीं होके आपका 6 से नहीं होगा, पहले ही घूम जाए तो आपको शॉर्ट पिच बोलते हैं, मतलब एक स्लॉट से आपका शॉर्टेड है, ठीक है, शॉर्ट कर दिया गया है, ठीक है, उसी को हम लोग शॉर्ट पिच बोलते हैं। अब
कम के कम, इस कम में से आप यही इतना ही याद रखिए, बाद में जब क्वेश्चन आएगा तो आप लोग अच्छे से बता दूंगा मैं, ठीक है। तो आप देखिए इतना तो समझ ही गए होंगे कि आप लोग का फॉर्मूला है, ठीक है। एक स्लॉट का एंगल निकालने के लिए यही होता है आपका फॉर्मूला, बीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री बाई एन। एन होता है नंबर ऑफ स्लॉट, बीटा होता है स्लॉट एंगल, ठीक है। यही आप लोग का अभी काम में आएगा। देखिए देखिए, तो यहाँ पे कितना है नंबर ऑफ स्लॉट, यहाँ पे 9 स्लॉट्स हैं, 9 स्लॉट्स पर पोल दिया हुआ है। तो मैंने क्या बोला, एक पोल में हमेशा 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल ही होता है, ठीक है। 180 इलेक्ट्रिकल डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्लॉट मतलब 9, तो कितना होगा आपका 20 डिग्री इलेक्ट्रिकल, ठीक है। ये होता है आपका बीटा, ठीक है। और हम लोग क्या जानते हैं, पिच फैक्टर का फॉर्मूला ये है आपका कॉस बीटा बाय 2, ठीक है। तो बीटा का वैल्यू बिठा दीजिए आप, कितना आएगा देखिए, बीटा इक्वल टू 20 कॉस 20/2 इक्वल्स टू के पी, मतलब पिच फैक्टर इक्वल टू कॉस 10 डिग्री। तो यहाँ पे आंसर कौन सा होगा, कॉस 10 डिग्री, ऑप्शन डी, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग, शायद कोई डाउट ना रहे आप लोगों का, होना नहीं चाहिए, ठीक है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन 200 नंबर, इफ एडमिटेंस y इक्वल्स टू a प्लस जे बी, ठीक है, देन ए क्या आप लोग को बताना है। तो पहले हम लोग देखते हैं इम्पीडेंस क्या होता है, z इक्वल्स टू r प्लस जे एक्स, ये होता है आपका इम्पीडेंस, ठीक है। एडमिटेंस क्या होता है, y इक्वल्स टू 1/z, ठीक है। तो y/z होता है, तो y इक्वल्स टू यहाँ पे क्या दिया है, a प्लस बी, सॉरी a प्लस जे बी, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों का r का ऑपोजिट होता है, ठीक है। देखिए a जो होता है आपका 1/r होता है, ठीक है, 1/r होता है। और a को हम लोग नोट करते हैं g से, यहाँ पे a और b लिखा है, लेकिन असली में वो आप लोग का g से डिनोट होता है, ठीक है। तो r होता है आपका रेजिस्टेंस और g को हम लोग बोलते हैं कंडक्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे a बोला है तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है, कंडक्टेंस। और बाकी बाकी क्या रहा आपका बी हो जाएगा आपका, मैंने क्या बताया था, इम्पीडेंस होता है आपका r प्लस जे एक्स, वही होता है आपका b का 1/x, ठीक है। x का भी होता है आपका, क्या होता है आपका इंडक्टिव या कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है, उसका यूनिट होता है आपका ओम, ठीक है। और इसका ऑपोजिट होता है आपका ससेप्टेंस, ससेप्टेंस को हम लोग एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसका यूनिट होता है आपका मो, ठीक है। कॉन्डक्टेंस का भी ओम यूनिट होता है मो, इसका भी यूनिट होता है आपका मो, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि अगर आपसे ए पूछा है तो आपका कॉन्डक्टेंस है, अगर आपसे बी क्या है ये पूछा होता तो आप लोग का आंसर होता बी, मतलब ससेप्टेंस, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग। चलिए आप लोगों का ये वाला पेपर जो था 26 सितंबर 2019 फर्स्ट शिफ्ट 2019 का इलेक्ट्रिकल का, ये वाला पेपर आज का आप लोगों का कंप्लीट हो गया, ठीक है। जिन्होंने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं आप लोग वो सब वीडियो ज़रूर देखें, उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे चीज़ बताए गए हैं, ठीक है। आप लोग को बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। आप लोग को कोई भी डाउट आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, आप लोग को तुरंत जवाब मिलेगा, ठीक है। तो अगला दिन हम लोग इसी का 26 सितंबर 2019 का जो सेकंड शिफ्ट हुआ था उसका पेपर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जब तक के लिए चलते हैं, जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, ठीक है। आप लोगों का वीडियो पसंद आया है तो आप लोग ज़रूर लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए आगे आने वाले वीडियोस का अपडेट पाने के लिए, ठीक है। चलिए चलते हैं, नमस्कार, टाटा।